नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, ओल्ड पेंशन को लेकर जो है सड़क से लेकर संसद तक जो है संग्राम देखने को मिल रहा है। अब लोग जो है हैशटैग से इस नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको ना कहा जा रहा है नो यूपीएस यानी नो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओनली ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो लगातार जो मांग है वो उठ रही है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं। विजय कुमार बंधु जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। विजय जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत नमस्कार। लोकमत हिंदी को आपने अपना धन्यवाद, टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, सबसे पहले धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं सर कि क्या पेंशन को लेकर जो है आंदोलन शुरू हो गया है क्या? जी, बिल्कुल शुरू हो गया है क्योंकि जिस दिन से यूपीएस की घोषणा हुई है, जो जी, साथी सुषुप्तावस्था में थे या कुछ शांत हो गए थे या शिथिल हो गए थे, उसी जी, दिन से वो आक्रोशित हो गए हैं, यूपीएस जब जी, से घोषणा हुई। क्योंकि उनकी अपेक्षा एनपीएस से यूपीएस पे बजाय ओपीएस पे थी आने की और जी, सरकार ओपीएस ना दे करके एक नया ड्रामा, एक नया झुंझुना, एक नया पता नहीं क्या ला के दे दिया और उससे लोगों में जी, देश भर में आक्रोश भरा। और आप उसका खुद मैंने अपने मुँह से नहीं कह रहा हूँ, अभी 29 जी, तारीख को ट्विटर अभियान हुआ था। आपने देखा कि हुँ, 20 मिनट के अंदर टॉप 10 में हुँ। आ गया और कई घंटे लगातार वो टॉप 10 में बना रहा। तो ये सिर्फ़ विजय बंधु अकेले का मामला क्या विरोध था नहीं है। विजय बाबू, ये ट्रेंड वाला मामला क्या था? क्या ये चला था ट्रेंड? इसको भी बताइए आसान भाषा में। नहीं, वो ट्रेंड ये था कि जी, जैसे सरकार कह रही है कि यूपीएस लाए हैं, बहुत अच्छा है और कुछ सर, लोग हैं जो उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। जो खुद ओपीएस की मलाई खा रहे हैं, ठीक है? तो जी, नौजवानों में एक आक्रोश स्वाभाविक था, उन्होंने सब लोगों ने हैशटैग के माध्यम से हैशटैग नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली जी, ओपीएस और जी, 20 मिनट के अंदर टॉप 10 में आ गया और कई घंटे लगातार बना रहा। ये जी, नौजवानों के गुस्से का इज़हार था, अपनी बात सरकार तक, अपनी बात नुमाइंदों तक पहुँचाना चाह रहे थे कि जो आप ला रहे हो, वो मेरे खिलाफ है और हम उससे असहमत हैं। और उसी दिन क्लियर हो गया कि इसका व्यापक विरोध होगा। उसके बाद जी, हमारी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी तो उसमें तय हुआ कि 29 तारीख जी, को हैशटैग हमारा ट्विटर अभियान होगा। फिर 2 हुँ, तारीख से आज यानी कि आज 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक पूरे देश में हर हुँ, विभाग हर विभाग और रेल हो, वेल हो, ऑर्डिनेंस हुँ, फैक्ट्री हो, वो प आप यहाँ तक समझिए कि अब मैं क्या कहूँ जी, पैरामिलिट्री जवान जो हैं, वो क्योंकि जी, अनुशासित हमारी सिपाही हैं, देश के जी, हमारे सैनिक हैं, लेकिन उनके घर के लोग काला फीता आज बाँधे हुए हैं, आपको मैं बताऊँ आप उनके माँ-बाप हुँ, बाँधे हुँ, हुए हैं कि मेरे बच्चों के साथ ये हुँ, सरकार क्या कर रही है। ये हुँ, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो एक एक जन आंदोलन की तरफ ये अब बढ़ रहा है और आज हुँ, आपको मैं बताऊँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक हर विभाग के हुँ, लोग, हर समर के लोग, हर जी, वर्ग के लोग इस काला फीता अभियान में लगातार आप देख रहे होंगे मेरे भी हम सब लगातार इसके खिलाफ में काला फीता पिछले 2 से 6 तारीख तक हम लोग बाँधेंगे। जी, ट्रैकमैन जो रेल की पटरियों को देखने का काम करते हैं, वो अच्छा जी, अच्छा मज़ेदार देखिए हम लोग पॉज़िटिव आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग अपने जी, शिक्षण कार्य को, अपने कार्यालय कार्य को करते हुए, हम ये हुँ, संकेत हुँ, देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ गलत करो। हम अपनी ड्यूटी के प्रति वफ़ादार हैं, हम अपनी ड्यूटी जी, कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार जी, को वो बताना चाहते हैं कि हम इससे असहमत हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जी, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस का आदमी मतलब कौन-सा विभाग आपको मैं बताऊँ जो छूट जी, रहा हो? सारे के सारे हुँ, लोग हुँ, डॉक्टर डॉक्टर ऑपरेशन सिटी थिएटर में जा रहा, काली पट्टी बाँध के जा रहा। हुँ, नर्स हुँ, जो है मरीज की सेवा कर रही, काली पट्टी बाँध के सेवा कर रही है। सड़कों हुँ, पर हुँ, लोग कौतूहल का विषय बन गया है कि ये क्या हो रहा है? तो ये हमारे साथी लोग लगातार बता रहे हैं कि ये जी, हमारे साथ तो अन्याय है ही है, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय है। मैं इसलिए आपसे एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ सरकारी प्लीज़ नौकरी कहिए। में कौन आता है? लोअर क्लास, जी, मिडिल क्लास के लोग सरकारी नौकरी में आते हैं। किसान, मज़दूर, छोटे दुकानदार का बेटा, उनके बच्चे हुँ, हुँ, आते हैं नौकरी में। और आप हुँ, उनके हुँ, साथ क्या कर रहे हो? उद्योगपतियों को पैसा माफ़ करने के लिए आपके पास पैसे हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। आती है। लेकिन जब ये गरीब किसान, मज़दूर घर के बच्चे जो सरकारी नौकरियों में अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा पे आते हैं, तो आप हुँ, उनके हुँ। सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ है। ये अब आम जनमानस में जा रहा है, लोगों के घरों तक जी, जा रहा है। हम सब नौजवानों से भी संपर्क कर रहे हैं। तमाम जी। नौजवान संघ जो यूथ विंग है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि एक सरकारी जॉब मिले। तो जी। सरकारी जॉब मिले, वो सरकारी संस्थान खत्म है, निजीकरण का भूत सवार है सरकार को। उसके बाद फिर हुँ। अ, आ जाएँगे मान लीजिए तो पेंशन नहीं मिलेगी उनको। तो इसमें बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ, एक बड़ी संख्या बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये आंदोलन और व्यापक और सफल होगा। जी। विजय बाबू, आपसे अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहली तो है कि 29 तारीख को आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सबसे पहले क्या आउटकम्स निकला, ये हम जानना चाहते हैं आपसे? मैं आपको बताऊँ जब कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो कार्यकारिणी जी, में मतलब यूपीएस पर कोई बात नहीं, एक स्वर में सब विरोध के स्वर, सब और विरोध सिर्फ विरोध नहीं, आक्रोश के साथ कि मतलब हमारी हुँ, माँग क्या थी और आपने क्या लाके दे दिया झुनझुना। और मैं पहले दिन से अभी भी कह रहा हूँ, हुँ, एनपीएस से भी खराब यूपीएस है। हुँ, जो लोग 20 साल की उम्र में नौकरियों में आ जाएँगे, हुँ, उनका 10% पैसा 30 साल, 35 साल अगर वो नौकरी किए, तो करोड़ों जी, में होंगे और उसको सरकार जब्त कर रही है। ले रही। और मैं ज़्यादा मार्केट का जानकार नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा जी, सिंपल एक इंसान हूँ, उस आधार बताता हूँ। एसआईपी चलती है, तमाम मार्केट में प्राइवेट कंपनियों चलती हैं, पर प्रति जी, मंथ ₹10,000 न्यूनतम अगर ₹10,000 30 साल जमा होंगे, तो 2 जी, करोड़, ढाई करोड़, 3 करोड़ की स्थितियाँ बन रही हैं। और आप क्या जी, कर रहे हो? हम आपको लास्ट वेतन का, बेसिक का 50% आपको देंगे, इसके एवज़ में हम सारा आपका ज़िंदगी भर की 10% हम रख लेंगे। ये कौन-सी बात है? इस पे बहुत आक्रोश है। 10% वाले विषय पे तो इतना ज़्यादा आक्रोश है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ओके, हम ओके। एक बात और किए, कुछ संगठन लगातार उस पर सुधार की बात लिख रहे हैं। जो हुँ, हुँ, सुधार की बात लिख रहा है, वो ओपीएस का दुश्मन है। क्योंकि ओके, हमारी माँग सिर्फ़ पुरानी पेंशन है। सरकार क्या करती ओके, है, क्या नहीं करती उसका काम है। हम क्यों सुझाव की बात करें? जिस सिस्टम को हमने फ़ेल कर दिया है। अच्छा हुँ, एनपीएस सिस्टम है, 20 साल से हम हुँ, लोग यही कह रहे थे। सरकार आज मानी ना कि हाँ, गलत है। सरकार मानी ना कि इसमें विसंगति है। पहले तो नहीं हुँ, मानती थी, गुणगान करती हुँ, थी। इसका मतलब यूपीएस लाया, इसका मतलब एनपीएस फ़ेल। और यही बात तो हम लोग अच्छा। समझा रहे थे कि एनपीएस नहीं फ़ायदेमंद है। आज फिर हम यूपीएस समझा रहे हैं, तो लोग फिर कह हुँ, रहे हुँ, नहीं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ लोग और मज़ेदार जितने भी लोग हैं, जी, एक भी व्यक्ति एनपीएस वाला यूपीएस की तारीफ़ नहीं मिलेगा। आप सर्वे कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं। आप किसी जी, के पास चले जाइए, एक भी नहीं मिले जो मिलेगा, जो ओपीएस ले रहा है, हुँ, जो हुँ, खुद ओपीएस ले रहा हो, वो एनपीएस की तारीफ़, यूपीएस की तारीफ़ और ये बहुत मतलब अनैतिक बात है। जैसे आपसे मैं जी, कहूँ, आप हुँ, आपकी कोई पसंद की चीज़ है, आप उस पर ला के खाएँ अपने घर में और बच्चा जी, पेंसिल माँगे, रबड़ माँगे पढ़ने के लिए, तो आपके तो पैसा नहीं है। तो क्या जी, ये नैतिकता है? आप अपनी पसंद की चीज़, खाने वाली चीज़ ला के खा रहे हैं और बच्चे ने पेंसिल जी, और रबड़ माँगा तो आपने कह दिया नहीं, नहीं पैसे नहीं है। ये तो जी, मतलब कोई भी आदमी कहेगा गलत है। तो जी, एनपीएस, यूपीएस नौजवानों को वो असहमति है और इसके खिलाफ हुँ, संघर्ष बिगुल बज गया है। एनएमओपीएस के बैनर जी, पूरे देश में लगातार हुँ, चल रहा है। और अभी अच्छा एक और मैं उदाहरण, अभी हरियाणा में, अभी कल ही जी, एक जी, बहुत बड़ी विशाल तिरंगा संकल्प पुरानी पेंशन रैली निकाली गई। क्या वो जी, खुशियों में निकल रहे हैं? क्या वो यूपीएस की ताली बजाने निकल रहे हैं? क्या यूपीएस का स्वागत करने निकल रहे हैं? अगर आक्रोश नहीं तो क्यों निकल रहे हैं? इस बात को जी, समझना चाहिए। रेल विभाग में जी, कई जगहों पर लगातार इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कैसे मान लिया जाए? किसी एक के जेब में आंदोलन नहीं है और या कोई एक व्यक्ति इस आंदोलन का कह दिया शुरू तो शुरू और कह दिया तो बंद। ये देश के जी, करोड़ों नौजवानों का ये आंदोलन है और आंदोलन तभी रुकेगा जब हमें हूबहू पुरानी पेंशन मिलेगी। जी। विजय बाबू, यूपीएस से अर्धसैनिक बलों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि 0 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश के बॉर्डर की रक्षा करते रहते हैं, सर्वोच्च बलिदान देते हैं पैरामिलिट्री जवान। इनको ओपीएस नहीं जबकि जेल में बंद सांसद और विधायकों को ओपीएस दिया जा रहा है। ये वाला मामला क्या है? इसको भी हम आपसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, मैं आपने सवाल पूछा तो इसलिए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सरकार को सचेत कर रहा हूँ। जी, ये बात हो सकता है कि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, थोड़ी जी, अटपटी लगे लेकिन हम सब राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग इस देश के जी, हित चाहते हैं। जी, एनपीएस को लेके गुस्सा था ही, यूपीएस को लेकर के अर्धसैनिक बलों में और गुस्सा है और गुस्सा जी, इस इंतहा पे है कि वो जी, बता नहीं सकता है। इस जी, इंतहा पर गुस्सा है। और वो गुस्सा इसलिए है कि जब आपको हुँ, लेना होता है तो आप सरकार पेंशन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, वेतन लेते हैं, आवास लेते हैं, सुविधा लेते हैं, बिजली लेते हैं, गाड़ी, ट्रेन फ्री, प्लेन फ्री सब लेते हैं आप। जब जी, एक देश के अर्धसैनिक बल को, जो आपने भी शब्द जी, यूज़ किया कि सर्वोच्च बलिदान देता है, उसकी पेंशन की बात आती है, तो आप हुँ, कहते हो नहीं, नहीं मैं तो नहीं दे सकता। आप हाई कोर्ट में जब वो जनवरी 23 में उनके पक्ष में फैसला आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ चले जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्र प्रहरी, अर्धसैनिक बल, उनकी सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं और अपनी जी, सरकार को आप भक्ति सरकार कहते हैं, राष्ट्र जी, भक्ति सरकार कहेंगे। जो ज़ीरो जी, टेम्परेचर पर रह करके तमाम विसंगतियों में रह करके, तमाम पीड़ा और दुःख में रह करके देश की सेवा करता है, उसके खिलाफ जी, आप जाकर के किनको सामाजिक सुरक्षा न मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो लोग उस केस जी, को लड़ रहे हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जास्ती की जा रही, बहुत ज़्यादा उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा, समझौता करने के लिए बाध्य किया जा रहा, केस वापस करने के लिए बाध्य किया जा रहा। ये क्या लोकतांत्रिक देश है? तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझें हुँ, हुँ, और आप कम से कम पहला हक दो। मैं अपनी बात को 2 दिन डिले कर सकता हूँ। मुझे 2 दिन बाद पेंशन मिले, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों का पहला हक है इस पुरानी पेंशन की व्यवस्था। और सरकार जी, तत्काल बहाल करे, तत्काल बहाल करे। कौन-सी कमेटी? आप अपना भत्ता बढ़ाना हो तो कौन-सी कमेटी बनी है? आज तक तो मैं नहीं जाना कि किसी जी, सांसदों का कमेटी बनी हो। थप, 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 ओके, भत्ता, ओके, वेतन, ओके, बहुत सुविधा, ओके। आप अपने लिए और ये दुनिया का इकलौता देश है, जहाँ जी, आदमी अपने से अपना वेतन बढ़ाता है। वो सिर्फ़ माननीयों को सुविधा है, विशेष सुविधा है। हमारा वेतन जी, हमारे हाथ में नहीं है। आप भी अगर हुँ, हुँ, किसी मीडिया हब में हैं, तो आपका वेतन आपके हाथ में नहीं है, निर्धारण कोई और जी, करता है। लेकिन जी, यहाँ क्या है? अपने से थपथपा के। तो माननीय सांसदों से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस आक्रोश को आप समझें और हो सकता है वो अनुशासित लोग हैं, बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं जी, कहना चाहता हूँ विनम्रता से कि आप बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रिट दायर की उसको वापस लीजिए, हाई कोर्ट की बात मानिए, उन्हें सशस्त्र बल मानते हुए आप उन्हें हुँ। पुरानी पेंशन की सुविधा आप दीजिए। जी, जी। विजय बाबू, एक ऐसा भी स्टेटमेंट आपका हम लोगों ने सुना है कि सरकार ने यूपीएस लाने से पहले हमसे बात करना उचित नहीं समझा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 4 चिट्ठियाँ लिखी थी, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। सरकार का दावा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा ही है, ऐसा है तो ओपीएस को ही लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या ये स्टेटमेंट आपका है विजय बाबू? यहाँ बीबीसी में हमसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें पत्र लिखा और उसका पत्र का कोई मेरे जवाब नहीं आया, ना मुझे संज्ञान लिया गया और जी, जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने, जिस समूह ने इस देश के मुर्दे हुए मुद्दे को ज़िंदा किया, आज बुलंदियों पर इस मुद्दे को ले गया और उस बड़े समूह जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, आप उससे संवाद नहीं कर रहे हैं। पूछ तो सकते थे, हम अपनी बात रखते और आपको विसंगति बताएँ, कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं, किसी के पास नहीं गई। किसी कोई सूचना नहीं कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या नहीं दिया, कुछ नहीं। हाँ, इतनी सूचना है कि एक पूर्व वित्त सचिव थे, अब कैबिनेट सचिव हो गए हैं। कमेटी की टीवी सोमनाथन। जो प्रोग्रेस है ये है। मतलब रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन कैबिनेट हुँ, सचिव हुँ। हो गए। तो ये स्थितियाँ हैं और हम ही कहते हैं कि आप जिसका मुद्दा है, भई जो मरीज़ है, दवा आप उससे बात करो ना कि क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है? जी, जी। मरीज़ मरीज़ कोई और है, दवा किसी और से पूछी हुँ, जा रही है और वो हुँ। दवा भी बता रहा है कि नहीं, नहीं हमें तो मलाई वाली चाहिए, लेकिन ये तो वैसी ही है। अरे भाई जैसी ही है क्या? वैसी ही क्या है? अगर वैसी है तो फिर ओपीएस में क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? अगर वैसी ही है और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग आज यूपीएस की तारीफ़ कर रहे हैं, जी, 2004 वाली गलती 24 में दोहरा रहे हैं।
आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम इस देश के नौजवानों को, लाखों युवाओं को झेलना पड़ेगा। ये स्थितियाँ आने वाले पहले भी एनपीएस में 1200-1800 हम लोग कहते थे मिलेगी, तो लोग कह रहे नहीं, नहीं, नहीं लाखों मिलेंगे। अभी मैं कल के एक पेपर में कोई एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि पहले जी। 60 लाख मिलता और अब हुँ, हुँ। 1 करोड़ कितना 40 लाख मिलेगा। अरे भाई! मैं कह रहा हूँ माननीय अर्थशास्त्री महोदय, हमको हुँ, हुँ। नई नहीं चाहिए, हमको शेयर आधारित नहीं चाहिए, हमको 1 करोड़ वाली चाहिए। हमको पुरानी, खराब, कम वाली ओपीएस चाहिए। जी, जी, जी। ऐसे में विजय बाबू एक अगला सवाल मेरे मन में ये आता है और देखिए उसको लेकर कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुरिंदर सिंह जी हैं, ये लिख रहे हैं कि मैं 2021 को रिटायर हो गया था अंडर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। मुझे मंथली ₹3,566 मिलते हैं। मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। जैसा आपने अभी जो बात कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, कहा गया था कि लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हज़ारों में आदमी सरकारी कर्मचारियों को अपना दिन जो है गुज़ारना पड़ रहा है। सर ये एनपीएस और यूपीएस वाला जो मामला है ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। इतना कम क्यों मिल रहा है सर? पेंशन का मतलब तो ये होता था कि अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी ताकि आप जो अपने 60 साल के आगे की जो जीवन है, वो बहुत खुशहाली से टेंशन मुक्त होकर आप जी पाएँ? देखिए, ये जो अभी साथी ने कहा कि हमें इतने में रुपए मिल रहे हैं, ये सिर्फ़ इन्हीं की कहानी नहीं है। इस देश में हज़ारों-हज़ारों लोग हैं, जिनकी कहानियाँ, किदवंतियाँ एनपीएस ने टेंस दे दिया है तो और वो झेल रहे हैं। ₹3000 में क्या करेगा कोई आदमी? जिस आदमी ने 20 साल सर्विस दिया, 25 साल दिया, जो भी उनको कार्यकाल दिया, वो 3000 के बिल में क्या करेगा? बिजली का बिल भरेगा, गैस का सिलेंडर भरेगा, गाड़ी में वो रहेगा या अपने अपनी दवा के लिए पैसा हो गए, बेटी की शादी-ब्याह करना हो, 3000 में करेगा क्या? यही तो एनपीएस है। और ये इसी एनपीएस को अब नाम बदल करके यूपीएस कर दिया गया और फिर अब कहानी शुरू हो गई कि यूपीएस में मैं बता रहा हूँ, एनपीएस से भी जी, खराब स्थिति होगी और मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भी तुलना करिएगा, सरकार क्या चाह रही है कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस हो जाए। इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा हो गया। मैं अपने दर्शकों को, अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, जब भी कोई बात करना, ओपीएस से बात करना। ये सरकार चालाकी से ही करना चाहती है कि एनपीएस में था, यूपीएस में हो गया, यूपीएस में हो गया, एनपीएस में नो, 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 नो। ये मुद्दे को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुद्दे को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपकी तुलना ओपीएस से होगी, आप किसी बिंदु की बात करें ओपीएस 20 साल में फुल पेंशन 25 साल में क्यों कर दिया गया? ओपीएस में कोई पेंशन के नाम पर आपका काटा नहीं जाता था, क्यों काट लिया गया दोनों व्यवस्था में? एनपीएस, यूपीएस कोई शेयर आधारित नहीं था। पुरानी पेंशन तो आपने फिर इसमें क्यों आपने डाल दिया शेयर आधारित कर दिया। तो आप जब भी तुलना करिएगा, आपकी लड़ाई ओपीएस की बहाली है और उसी की बात करिए। सरकार के नुमाइंदे और सरकार के अर्थशास्त्री, अनर्थशास्त्री इस बात की कोशिश में लगे रहेंगे कि हम लड़ाई से पर्दे से ओपीएस को गोल कर दें। एनपीएस वर्सेस वो यूपीएस हो जाए। लेकिन पढ़ा लिखा जी। वर्ग है, मैंने कह रखा हूँ, मैं समझा रखा हूँ। एक ही बात पर टिके रहना, ओपीएस, 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 ओपीएस। और अभी 15 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर बड़ा प्रदर्शन है। क्यों लोग निकल जी। रहे हैं? सिर्फ विजय बंदूक कहने पर नहीं निकल रहे हैं। उनको अपना हुँ, हुँ। हित समझ में आ रहा है, अपना दर्द समझ में आ रहा है, अपनी पीड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए वो निकल रहे हैं। जो लोग समझा रहे थे कि अब तो आंदोलन खत्म हो गया, जो लोग कहते सबके सब लोग संतुष्ट हो गए, तो उनसे जवाब मैं माँगना चाहता हूँ, ये जो लोग उतर रहे हैं, ये काहे के लिए उतर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं यूपीएस मिलने का, सरकार को जी, बधाई देने के लिए उतर रहे हैं मैदान में। पसीना जी, बहा रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, गर्मी में टेम्परेचर सह रहे हैं, किस लिए उतर रहे हैं? इसलिए उतर जी। रहे हैं, न एनपीएस, न यूपीएस, हमें चाहिए ओपीएस। जी, जी, जी। विजय बाबू कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का जो शोषण है वो बंद हो। इस पर आप क्या राय है सर, आप सहमत हैं या नहीं? देखिए मैं आउटसोर्सिंग संविदा के मैं खिलाफ हूँ। इस देश के नौजवानों के लिए अभिशाप है। जब आप पास ये है योग्यता क्या मामला सर? प्रधानमंत्री जी पहले भाषण ये दिया करते समझाइए। थे 14 में, मैं बता रहा हूँ 14 में जी, भाषण दिया करते, योग्यता के अनुसार नौकरी। जी, आउटसोर्सिंग संविदा योग्यता के अनुसार है। 5,000 8,000 रुपए आप काम करा रहे हो, योग्यता का पैमाना है। ये क्या है, सरकारी नौकरी को खत्म करके, सरकारी संस्थान खत्म करके आउटसोर्सिंग संविदा को यूँ समझिएगा गुलामगिरी।
हम हमारे लिए कोई नियमावली नहीं होगी, जब मर्ज़ी अभी ये कंपनी ने क कई हज़ार लोगों को निकाला मिनटों में। एक मेल से कंपनी से 52,000 समथिंग कुछ संख्या एग्ज़िट नहीं कर सकता क्लियर, लेकिन लगभग 50,000 के ऊपर थी संख्या। एक मेल से 50,000 लोग बेरोज़गार हो गए। यही है आउटसोर्सिंग, यही है संविदा। ये कह चाहते हैं कि सरकारी संस्थान, सरकारी नौकरियाँ खत्म हो जाए, हम 5,000 7,000 में गुलाम पैदा कर लें, जो कहें जितना कहें उतना करे और हम जो बोलें वही बोले और हम जब उसको कहें घर चले जाओ तो घर चला जाए, जब कहें नौकरी पे आ जाओ तो नौकरी पे आ जाए। ये पूरी संविधान की अवहेलना है। इस देश की संविधान ने व्यवस्था दी है कि लोगों को एक आज सम्मान पूर्वक नौकरी करने का, नियमावली पूर्वक नौकरी करने का। अभी लखनऊ लोहिया की बात मैं करूँ, लोहिया जी, के और तमाम स्वास्थ्यकर्मी ऐसे थे। सच्चिदानंद मिश्रा जी हमारे वहाँ पर लीड करते हैं आउटसोर्सिंग संविदा को और कोरोना काल में जिन नर्सों ने आउटसोर्सिंग संविदा में जो लोग थे, उन सब जी, नर्सों को कोरोना खत्म हुआ, कोरोना में पूरी सेवाएँ ली, उसके बाद उनको कहा 11 महीना आपका पूरा, आप बाहर हो जाइए। उन लोग धरना प्रदर्शन किया, बहुत डिप्टी सीएम से, मंत्री से, विभाग के कौन से, कोई सुनवाई नहीं। अभी जी, कह रहे नहीं-नहीं हम अच्छा आपको रखेंगे, ये क्या तरीका है? हम कहीं भी खड़े होते हैं, तो हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे बच्चे, जी, हमारे माँ-बाप, हमारी बीवी, हमारे भाई-बहन, तमाम सारे जी, लोगों के एक के पीछे एक बड़ा परिवार होता है, जिसके दम पर चलता है। उसी की इनकम से आप कल्पना करिए जिन घरों में कल सूचना दे दी गई कि आप कंपनी से बाहर किए जाते हैं, क्या हुँ, बीत रही होगी उनके घरों में? क्या चल रहा होगा उनके घरों में? क्या स्थिति मानसिक उनकी होगी? जिसकी ईएमआई कट रही होगी गाड़ी की, जिसकी ईएमआई जा रही होगी कार की, जिसकी ईएमआई जा रही हो उसके बेटी-बेटियों की शादी-ब्याह के लिए, जिसकी ईएमआई भर रहा होगा शिक्षा के लिए, क्या स्थिति बन रही होगी? आपने तो एक झटके में बोल दिया कि नहीं, आपको कल से बंद हो गया आना। तो आउटसोर्सिंग जी, संविदा देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात है, इस देश के लिए अभिशाप है। मैं जी, अस्थायी जी, नौकरी और जब पद खाली है 30 लाख से जी, ज़्यादा पद खाली हैं इस देश में। क्यों खाली जी, हैं? जब विधायकों के, सांसदों के पद 6 महीने के अंदर भर ही लेना है। तो आप जी, इसका भी नियम निकाल दो कि 6 महीने जी, के अंदर कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। जी, एक तरफ पद खाली है, दूसरा तो नौजवान सड़कों पर लाठियाँ खा रहा है रोज़गार के लिए। ये क्या है? जी, आप अपने लिए जी, सारी सुविधा इस देश और दुनिया का सबसे नौजवान देश हमारा है और वो जी, क्या कर रहा है? लाठियाँ खा रहा है। और उसके बाद जब कोई भर्ती होगी पेपर लीक होगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर ये होगा, फिर मतलब फार्म भरने से लेकर के मैं आपसे कहना जी, चाहता हूँ विशाल जी, भाई जी, थोड़ा-सा जी, जी, बहुत पीड़ादायक मामला है। प्लीज़ किसी बोलिए। विधायक किसी विधायक और सांसद का 4 घंटे रिजल्ट रोक दीजिए आप, सिर्फ़ 4 घंटे। पूछो उससे क्या हालत होती है। 4 घंटे अगर जी, आपका रिजल्ट रुक जाए, तो आपका हुँ, मतलब कितनों को हार्ट अटैक हो जाता है। इस देश के नौजवानों को आप 4-4 महीना, 6-6 महीना, साल-साल, 2-2 साल, 3-3 साल आप उनके रिज़ल्ट को रोके रहते हैं, उसके रिज़ल्ट के लिए दौड़ाते रहते हैं। ये सोचो ये नौजवान बर्दाश्त कैसे कर रहा है? जी, जी, आप विधायक, एमपी, एमएलए के 2 घंटे नहीं बर्दाश्त करते। रिज़ल्ट जल्दी जारी करिए, जल्दी जारी करिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ गया? जब काउंटिंग हो गई, तो रिज़ल्ट क्यों नहीं घंटे भर भी में आप आफ़त आ जाती है और सालों-साल नौजवान इस देश का अपने रिज़ल्ट के लिए, अपनी जॉइनिंग के लिए, अपनी वैकेंसी के लिए इंतज़ार करता है। टेट की परीक्षा जी, के लिए इस उत्तर प्रदेश में जी, भी पिछले कई सालों से एग्ज़ाम नहीं हुआ बेसिक का, कोई जी, भर्ती नहीं की गई। तमाम सारे लोग भर्तियों के लिए परेशान हैं। क्या हो रहा है? हाँ, विजय बंधु इसलिए गड़बड़ है कि हम बोल दिए कि हाँ, नहीं उनको पद मिलना चाहिए। मैंने बोल दिया कि हाँ, 30 लाख पद खाली उनको भरना चाहिए, इसलिए विरोध हो रहा है। इसलिए विजय बंधु का विरोध किया जाता है। सत्ता की चापलूसी दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, उससे सवाल करना दुनिया की सबसे बहादुरी की चीज़ है। जी, जी। विजय बाबू सरकार को कह रही है कि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों में प्रावधान था कि 20 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को पूरा पेंशन का वो हकदार हो जाएगा। अब जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखिए सेवा अवधि जो है 5 साल बढ़ाकर 25 साल कर दी गई। तब क्यों नाराज़गी है? ये वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे। वो सोचो जो चीज़ हमें 20 साल मिल जाती थी, अब वो 25 साल मिलेगी। 5 साल ड्यूरेशन बढ़ गया ना हमारा। अब बहुत जी, सारे लोग मैं बता दूँ बीआरएस लेके चले आते थे कि चलो हमें पेंशन ठीक है। मिलेगी, फंड मिलेगा, हम चलेंगे अपने जी, परिवार के बीच रहेंगे और खास करके सेना अर्धसैनिक बलों की बात करूँ कि जिस तरह की नौकरियाँ वहाँ चल रही हैं, कहना नहीं चाहिए।
गाने खूब गाए जाते हैं और नारे खूब लगाए जाते हैं। लेकिन मैं किसी दिन आपसे कहूँगा कि आप किसी अब वो सीमाएँ हैं उनकी अनुशासन की, नहीं आप किसी दिन अगर उनका इंटरव्यू ले लें, बिना नाम जी, के, तो आप दहल जाएँगे कि हम कर क्या रहे हैं इस देश में? वो दहल जाएँगे। तो वो क्या करता था कि चलो परिवार से भी दूर है, माँ-बाप से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, पत्नी से, बच्चों से हज़ारों किलोमीटर दूर है, असुविधा में पल रहे हैं। तो वो सोचता था कि चलो अगर हमारी अपनी नौकरी हो गई, 20 साल हो गई तो हम अपना बीआरएस ले लेंगे, हमारा फंड मिल जाएगा और जी, पेंशन मिल जाएगी, हम चल के अपना कुछ घर में कारोबार करेंगे या हम कहीं और अपनी कोई सेटलमेंट करेंगे। हम अपने परिवार के बीच में और हर आदमी अपने परिवार के बीच जीना चाहता है। जी, देश का राजनेता अपने अड्डे पे क्यों शाम को पहुँच जाता है? वो तमिलनाडु में प्रचार करने जाएगा, रात में दिल्ली आ जाता है। क्यों चले जाते हो भाई? अगले दिन भी तो तमिलनाडु में प्रोग्राम है आप, क्यों भाग आते हो? जी, और वो सालों-साल जी, नहीं जाता है और आप एक दिन भी जी, नहीं रुक पाते हो और अगले जी, की आप उन भावनाओं को नहीं समझ सकते हो। जिसके जी, एक मान लो इकलौता बेटा है, माँ-बाप उसी सहारे हैं, क्यों नहीं छुट्टी उसको चाहिए? तो ये सब पीड़ा है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उसी अर्धसैनिक बलों को हो रहा है 5 साल ड्यूरेशन बढ़ने से। ये जी, नुकसानदेह है जी, और किसी जी, महाशय ने एक उत्तर दिया कि पहले 35 साल था, हमने उसको इतना करा, हुँ, 25 करा दिया। ओपीएस हुँ, में भी, एमपीएस में भी 20 ही साल था। किस ज़माने में जी। 35 साल था, आप जानिए, लेकिन आज हम लोग जब जानते हैं वो 20 साल है और 20 साल ही ठीक है। यहाँ भी 5 साल नौजवानों का शोषण होगा। जी, विजय बाबू क्या इसके पीछे ये भी लॉजिक है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको थोड़ा ऐज में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि वो कुछ ऐज तक जो है 35 साल या 40 साल तक भी सरकारी नौकरी में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब वैसे लोग एंट्री करेंगे तो वो तो मान लीजिए कि 15 साल, 20 साल या 25 साल ही नौकरी कर पाएँगे, उनको भी बहुत नुकसान होगा? नहीं, वो तो देखिए मैं बता दूँ, उनको भी नुकसान होगा और सबका नुकसान होगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो तो बिल्कुल वो तो नुकसान में गए ही गए, उसमें एक भी हुँ, कोई से वो नहीं है। दूसरा जो लोग बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, 2-2 साल रिज़ल्ट नहीं आते, 3-3 साल रिज़ल्ट नहीं आते हैं, तो ऐज बढ़ता जाता है। तो एट जी। लास्ट उनका तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ सबका नुकसान है, क्योंकि हुँ, 5 हुँ। साल तो सबके लिए बढ़ गया ना। उनका जी, ज़्यादा नुकसान है, लेकिन नुकसान सबका है और देश के जो सेना में लोग अर्धसैनिक बल हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो सबसे ज़्यादा जी, पीड़ा में है। मेरे पास रोज़ दसों फ़ोन आते हैं, कि सर क्या हो जी, गया? सर आप इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। एनएम ओपीएस को मैं सैल्यूट करता हूँ, विजय बंधु को मैं सैल्यूट करता हूँ कि हम बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ है। तो ये पीड़ा ही तो है। हाँ, ठीक है, अब उचित माध्यम से वो उनको नहीं समझ में आता, तो जहाँ उनको समझ में आता है, वही अपनी बात कह लेते हैं। और अभी भी आज जी, सुबह भी एक फ़ोन आया था, मैं आपको बताना एक फ़ोन आज सुबह आया था। उस जी। व्यक्ति ने कहा कि सर अब तो लगता है नौकरी छोड़ के अपने घर पे कोई दुकान खोल लें, थोड़ा इससे कम मिलेगा लेकिन परिवार के बीच में सुकून में रहेंगे क्योंकि जो ढाँचा इस समय है सरकारी नौकरियों का, वो गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है, जहाँ सरकारी नौकरी मतलब ज़ीरो। जी, 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 जी। गुजरात का विजय बाबू सरकारी मॉडल आ रहा है। जी, जी। ये गुजरात मॉडल की आपने चर्चा की, ये क्या है मॉडल? इसको भी समझाइए। ये ये नौकरियों का गुजरात मॉडल है जहाँ से संविदा जी, आउटसोर्सिंग वहीं से निकली थी, शुरुआती दौर से। अच्छा, और वो मैं एक अच्छा। आपने कह दिया तो उसको मैं बता ही देता हूँ। प्लीज़ बताइए ना, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। वहाँ पर खूब पहले बेरोज़गारी बढ़ाई गई और ठीक बेरोज़गारी है। बढ़ाकर के सरकार ने सहानुभूति बटोरी कि देखो आपकी बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है, सरकार क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, तो हम एडवांस में आपको रख लेते हैं संविदा पर। हुँ, जैसे वो हुँ, पद खाली होगा, आप वहाँ पर आ जाइएगा। लोगों को लगा कि चलो भाई 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, अगर हम सिस्टम में आ जाएँगे तो हमें कल सरकारी जॉब मिल जाएगा, स्थायी मिल जाएगा। तो लोगों ने जी, इतनी सराहना की, लोगों ने इतनी तारीफ़ की, क्या योजना सरकार ने लाई, गज़ब की योजना है। मतलब पद खाली नहीं उसके पहले रख लिया जा रहा है। लेकिन उसके खेल क्या थे, निराले थे, वो अलग थे। उनको कहा गया कि अभी 2500 में आप काम करिए। कितने में? वहाँ 2500 एक गुजरात में एक बाल गुरु जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र होते हैं, वहाँ बाल गुरु होते हैं। क्या खूबसूरत नाम बाल गुरु जो विश्व गुरु बनाएगा, हुँ, वो बाल हुँ, गुरु हुँ, की जो तनख्वाह है 2500 है। 5 साल आप संविदा पर रहिए, फिर आप हर साल हुँ, परीक्षा दीजिए
आप 6 साल, 7 साल में जब आप पास हो जाएँगे, तो आपको फिक्स पे पे रख लिया जाएगा। गुजरात एक एकला देश है, जहाँ पर फिक्स पे व्यवस्था चली गई। फिक्स पे क्या हुआ, 2500 से सफ़र शुरू करेंगे, 8-9 साल संघर्ष करेंगे, तो 9,990 पे जाएँगे आप। ये फिक्स पे हो गया और इधर जब हुँ, तक वो 6-7 साल तक जाएगा, तब तक वो जो पद था, वो क्लोज़ हो गया, बंद हो गया। अस्थायी नौकरी खत्म, अस्थायी हुँ, बंद। हुँ, फिर उसने कहा नहीं अब क्योंकि वो हो नहीं पाया, 2 साल में वो रिटायर हो गए थे, आप 4 साल में पास कर पाए हैं, तो वो तो अब जी, मामला खत्म है। अब उस रिक्त के अनुसार पे नहीं, आप इसी पे काम करिए, हम आपको फिक्स कर देंगे। मैं गुजरात गया रैली करने पेंशन की, तो वहाँ लोग कहे, "भाई साहब यहाँ पेंशन की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो फिक्स पे चलता है।" हमने कहा, "ये किस बला का नाम है?" तो उन्होंने कहा, "साहब ये है।" और आपको अजान कर आश्चर्य होगा, आप क्योंकि मीडिया के हैं, आप तो कदम पता है, आप वहाँ डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों से कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा और प्राइवेट गुजरात हो गया है और उनसे पूछिएगा आपका वेतन कितना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहता है ₹16,000 असिस्टेंट प्रोफेसर कहता 16,000 रुपए। यही है हुँ, सरकारी नौकरियों का गुजरात मॉडल, पूरे देश में लागू जी। हुआ जा रहा है। जी, जी, जी। विजय बाबू सरकार आपने अपने वृत्तांत में बोला कि फ़िक्स्ड वाला मामला से मुझे याद आ रहा है कि सरकार तो कह रही है कि एनपीएस में आप 10% अपना अंशदान देते थे। यूपीएस में भी आपको 10% ही अंशदान होगा। देखिए हम पहले एनपीएस में 14% देते थे आपके बिहाफ़ पर, अब मैं उस 14% को बढ़ाकर 18.4% कर दिया हूँ। तो देखिए आपके लिए बल्ले-बल्ले हो गई। क्या ये बल्ले-बल्ले सही में है या नहीं है सर? विशाल जी आपको मैं अपनी कमाई के 10% दूँगा, ठीक है आपके लिए? मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, जी, मैं 10% दूँगा, आपके लिए तो अच्छी बात है ना? जी। आपके लिए तो अच्छी बात है ना? कि भई मेरी कमाई के 10% मैं आपको लाइव घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन हुँ, आपको हुँ। सिर्फ़ घोषणा करना है, देना नहीं है, मैं दूँगा नहीं आपको, मैं घोषणा करूँगा। फिर उस 10% में मैं आपसे कहता हूँ 15% कर दूँगा, देना नहीं है लेकिन। हम 18% कर देंगे आपको, लेकिन विशाल जी को देना नहीं है। 18% आप किसको दोगे? आप उद्योगपतियों को दोगे, हमको नहीं दे रहे हो। हमारे लिए आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 जब मेरे को मिलना ही नहीं है, अरे भाई अपना तो अपना छोड़ो, मेरा पैसा आपने काट लिया, 10% मेरी कमाई का और आपने तो 18.5 कर दिए। 18.5 उन उद्योगपतियों के लिए दिया जा रहा है, हमारे लिए नहीं है वो। यही भ्रम इस व्यवस्था में है कि हमने 4.5% बढ़ा दिया, किसके लिए? मेरे लिए नहीं है वो। और आप 25 भी कर दो, किस काम के मेरे? जब मुझे नहीं मिलना है तो, ये है। जी, जी, तब बड़ा सवाल ये है विजय बाबू कि सारे लोग जो आप कह रहे हैं कि क डॉक्टर हो रेल के कर्मचारी हों या तमाम जितने भी सेवाओं के लोग हैं, वो आज काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में जानना आपसे बहुत स ज़रूरी हो जाता है कि किन जो प्रमुख माँग है, हालाँकि आपने उसको बता दिया है, लेकिन असर जो फिर से आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसका जो अंतर है, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस उसको बड़ा संक्षेप में बता दीजिए ताकि जो भी लोग हमारे साथ अभी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, उनको अगर ना समझ में आ रही हो या समझ में आना चाह रहे हो और बेहतर तरीके से तो वो भी समझ जाएँ? देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा, एनपीएस भी लोग समझ रहे हैं, यूपीएस में है। हम ओपीएस की बात कर लेते हैं। ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा है। 20 साल, 30 साल, 35 साल सेवाओं के बाद वो दी जाती है, वो भीख और बख्शीश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहा है, मैं नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जो पेंशन है, वो उसका अधिकार है, वो भीख नहीं है। और हम ओपीएस का मतलब सामाजिक सुरक्षा, ओपीएस का मतलब बुढ़ापे की लाठी, ओपीएस का मतलब हमारे हमारे बूढ़े माँ-बाप की दवाई, ओपीएस का मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई, ओपीएस का मतलब हमारी बहन की राखी बँधवाई। ये है ओपीएस जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। ये है ओपीएस और ओपीएस जी, हमारी सिर्फ़ हमारे हद तक सीमित नहीं होती, ध्यान रखना। किसी को ओपीएस मिलती है, पुरानी पेंशन मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम लोग ऐसे रहे जिनके पिता नौकरी में नहीं आ पाए, उनके बाबा नौकरी में थे, बच्चे उनकी पेंशन से एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस और पीसीएस हुए हैं। ये पेंशन 3 पीढ़ियों को सजाती है, 3 पीढ़ियों को। मैं पाया तो मेरे काम आया, मेरे साथ मेरे पिताजी को काम आती है, मेरे बाद मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को काम आती है। 3 पीढ़ियों को सँवारने का नाम है ओपीएस। जी। लेकिन आज विजय बाबू तो सरकार तो कहती सम्मान है कि बोझ सम्मान पड़ का जाता नाम है। होती है। जी, लेकिन विजय बाबू सरकार तो कहती है कि यही तो बोझ पड़ जाता है हम लोग पर, आर्थिक बोझ पड़ जाता है हम लोग पर। बोझ बोझ अ अ, अभी राजस्थान सरकार का एक आदेश आया ऑन रिकॉर्ड है, अब आप चाहेंगे मैं भेज दूँगा।
उन्होंने कहा कि जो वेतन भत्ते हर बार बढ़ते हैं, तो हर बार सदन में प्रस्ताव लाना पड़ता है, तो अब बार-बार प्रस्ताव नहीं लाना पड़ेगा, ये कंटिन्यू तो अपना बढ़ता रहेगा। बोझ बोझ वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई भी सत्ता में हो, कोई सत्ता में होता है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अपनी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करने जाता है, ना कि देश के लिए जाता है। जी, तो फिर हमारे टैक्स के पैसे को क्यों यूज़ करता है वो? ये बोझ नहीं है क्या? मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूँ आपके सामने। मैं जी, कहता हूँ जब आप पार्टियों को चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, तो पार्टी खर्च से क्यों नहीं जाते? हमारे टैक्स के पैसे से क्यों जाते? हमारे ऊपर बोझ है। आप बड़ी-बड़ी रैलियाँ करते हैं, सरकारी साधनों से करते हैं, सरकारी साधन मतलब जनता के टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, ये बोझ नहीं है, बोझ है। और विशाल भाई मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमें उत्तर दीजिएगा, आज पहली बार आपसे सवाल एक आम व्यक्ति कोई कर रहा है। आपके जी, माता-पिता जी ने आपको पढ़ाया, जी, दुर्भाग्य से, ईश्वर ना करे ऐसा, पिताजी आपके जी, बीमार हो जाएँ और उनको आपने जी, दिल्ली में दिखाया, आपने उनकी दवाइयों पे पैसा खर्चा किया, पड़ोसी आके कहे कि भाई विशाल जी तो पिताजी तो आप पर बोझ है, आप इनकी दवाइयों पे पैसा खर्चा कर रहे हो, तो क्या ये बोझ माना जाएगा? क्या ये बोझ बिल्कुल है? नहीं, क्या आप इसको आप सही मान लोगे? पिता के प्रति आपकी ड्यूटी है, आपकी लायबिलिटी है, उनको दवा दिलाना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, पहनाना, ये एक पुत्र की ज़िम्मेदारी होती है। ये भार नहीं है, ये ज़िम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है, ड्यूटी है। सरकार की ये ड्यूटी है। जिससे 25 साल, 30 साल सेवाएँ लिए हैं, उसके प्रति आपकी ड्यूटी है। और अगर मेरा भार है, तो 4-4 पेंशन लेने वाले देश पर भार नहीं है क्या? कौन ले रहा है 4-4 पेंशन सर? अ, मैं आपको बताऊँ? आप सर्च कर जी, लीजिए नेट पर। प्रकाश सिंह बादल, मैं टॉप वाला बता दूँ, ले तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मैं टॉप जी, बता दूँ। प्रकाश सिंह बादल भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, 10 बार के सांसद, 10 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, उनकी टोटल पेंशन आरटीआई से मंगाने में पौने 6 लाख रुपए महीना। वो आधा राजा हैं पंजाब के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, फिर भी पौने 6 लाख। इस देश के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और नियमावली है, राजकोष से राष्ट्रपति के वेतन से 1 रुपए भी कोई ज्यादा नहीं पा सकता। और पौने 6 लाख रुपए पेंशन पाते भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 10 बार के विधायक, 4 बार के सांसद। ये इस देश पर भार नहीं है। और ऐसे अनगिनत लोग, कोई सांसद रहा है, सांसद की पेंशन, आज विधायक है, वेतन उसका वेतन, मुख्यमंत्री है तो उसकी सुविधा। मतलब गजब की कहानी। एक साथ पेंशन, एक साथ वेतन। हम तो लास्ट में कह रहे हैं जब रिटायर होंगे तो पेंशन लेंगे। इस देश का माननीय एक साथ वेतन और पेंशन लेता है, एक साथ। जिस पद पे है उसका वेतन और जिससे हट चुका है उसकी पेंशन, सुविधा अलग से। वो बाहर नहीं है। सवाल जी, होगा, देश देख रहा है, जागरूक हो रहा है। मुझे कहते हुए खुशी, ये सवाल मैंने ही दागा था पूरे देश के अंदर। और मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था, एक बगल के बूढ़े से थे, ऐसे चर्चा होने लगी, मुझे नहीं पता, ना मैं उनको जानता था, मैं उन्हें जानता था। दोनों बुजुर्ग जी, लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई पता लगा कि वो अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती हमारे देश में। उसने कहा हाँ, ये तो गलत है, देना चाहिए। तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि नेता 4-4 पेंशन ले रहा है, ये भी गलत है। वहाँ पर बहस शुरू हो गई, तो मुझे उस बात की खुशी हुई कि जो चर्चा शुरू की गई थी, वो आम नागरिकों तक पहुँच रही है कि हमारे टैक्स के पैसे नेताजी लोग खा रहे हैं और हमारे को जो देने की बात आती है, हमारे देने की बात आती है। मैं इकलौता व्यक्ति नहीं सरकारी कर्मचारी यहाँ पेंशन लेने वाला। हज़ारों पेंशन जी, योजनाएँ चल रही हैं। और कौन देता है? कौन वितरण करता है? वही सरकारी कर्मचारी। मतलब उसी से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बीमार पेंशन, पता नहीं कौन-कौन सी पेंशन, अ, भूत, भविष्य पेंशन, जो भी मान लो आप। सब पेंशन जा रही है और दे कौन रहा है? वही सरकारी कर्मचारी। पास कौन कर रहा है? उसको नहीं चाहिए पेंशन लेकिन। जो सब पेंशन का वितरण करेगा उसको पेंशन नहीं चाहिए। जी, जी। अब विजय बाबू चूँकि आपसे आप कह रहे हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, अंतिम सवाल आपसे लेंगे। 8th पेमेंट कमीशन को लेकर 8वां वेतन आयोग को लेकर भी सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। कहा जा रहा है कि 2014 में 7वां वेतन आयोग आया गया था उसके बाद 2 साल उसको लग गया इम्प्लीमेंट करने में। तो क्या आपके एजेंडा में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और अगर और स्टेट्स के अगर कर्मचारियों को देख लें तो ये आंकड़ा कहीं 93 लाख या 1 करोड़ के आस-पास बैठता है। इन लोगों की भी नज़रें हैं कि 8th पे कमीशन पर भी कुछ आए तो लोग सुनना चाहते हैं, तो ये सवाल हम
हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या 8th पे कमीशन पर कोई डेवलपमेंट है, कुछ आप करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ नियम है, उस नियम को आप लेट क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उसमें 1.5 साल, 2 साल लगता है, उस प्रक्रिया है, एक लंबी प्रोसेस है, उसमें लगता है और मज़े की बात वो प्रक्रिया को भी इम्प्लीमेंट कर्मचारी ही करेगा और उसको अब तक आ जाना चाहिए। अब तक आ जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य नहीं है और इस देश का हर व्यक्ति चाह रहा है कि 8वाँ वेतन आयोग आए, उसमें जो रिफ़ॉर्म हो, वो रिफ़ॉर्म हो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे किसी का हक मार के दीजिए, लेकिन हमारा हक हमको मिलना चाहिए। ये मैं ज़रूर जी। कहूँगा। 8वाँ वेतन आयोग इस देश के कर्मचारियों का हक है, उसको मिले और सरकार इस पे संजीदा हो और लेट हो चुका है और लेट न करें और तमाम सांसदों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। तो वो लोग भी लगातार अपनी बात कह रहे हैं और हम लोग भी माँग कर रहे हैं और 8वाँ वेतन आयोग आना चाहिए और वो कोई आपके द्वारा नहीं आया है, वो एक सिस्टमैटिक संवैधानिक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। हम यहाँ तक आए हैं, पहले से लेकर 7वें तक, तो 8वाँ क्यों नहीं? जी, जी, और जी। चा फिर जी, हम तो प्लीज़, प्लीज़। आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? जी, जी। विजय बाबू तो लास्ट में कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या है अंतिम डिमांड, क्या कहना चाहते हैं? शो को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, प्लीज़ बोलिए उसके आपके वक्तव्य से, हम लोग फिर इस शो को बंद कर देंगे। देखिए मैं देश भर के जो एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग ये जो एनएमओपीएस द्वारा आंदोलन अभी छेड़ा गया है, जिस रूप में जैसे भी उसमें आप सहयोग करें और आप ये ना देखें कि हमारा नेतृत्व ने कहा कि नहीं कहा, हमारा संगठन ने कहा कि नहीं कहा। इस चक्कर में आप उलझ जाएँगे तो आप एनपीएस, यूपीएस के झूला में झूलेंगे। आप इस आंदोलन का साथ दीजिए, जैसे भी हों, जहाँ भी हों, आप इस आंदोलन का साथ दीजिए और आपसे मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ आज जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद हो गया, मैं बात कह रहा हूँ कि एक दिन वो लोग फिर ओपीएस का झंडा उठाए घूमेंगे। नहीं, नहीं हम ही दिलाएँगे ओपीएस, ये दौर भी इस देश के अंदर लाएँगे और ये देश का नौजवान जो पीड़ित है वो लाएगा। तो 110% पुरानी पेंशन इस देश में बहाल होगी, ये आपसे मैं लाइव और जनता के सामने भी कह रहा हूँ। इस देश में 105 राज्यों में आई है, वहाँ भी तो कहा जाता था नहीं हो सकती थी। वो जो 5 जी, राज्यों में आया किसने कराया? किसी एनएमओपीएस के सहयोगियों ने कराया, किसी की कोई भूमिका नहीं थी। मजे की बात जो हमारा विरोध किए वो भी ओपीएस ले रहे हैं, लागू होने के बाद। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल में पहले से था और पश्चिम बंगाल कहाँ खत्म हो गया? गर्द में चला गया। जो लोग पेंशन नहीं दे रहे थे वो उनका बजट का घाटे का खत्म हो गया क्या? तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आप डटिए, आप खड़े होइए, एक दिन इस देश में 110% बहाल होगी। एक लास्ट कैलकुलेशन जो आपका अंग्रेजों से जब हमारे क्रांतिकारी आज़ादी माँगते तो अंग्रेज कहते नो, 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 क्रांतिकारी लड़ते रहे, हम आज आज़ाद हुए हैं। ऐसे सरकार बोलेगी नो, 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 एक दिन ओपीएस आएगी। जी। बहुत शुक्रिया विजय कुमार बंधु जी, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया, हम आपके आभारी हैं। इसी तरह देश और धन्यवाद। दुनिया और खासकर पेंशन को लेकर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारे साथ बने रहिए। हम समय-समय पर और भी अधिक गेस्ट को लाएँगे, इकोनॉमिस्ट को लाएँगे और तमाम चर्चाओं का जो दौर है, वो लगातार जारी रहेगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।